या वेरी गुड बेटा। क्या हम लोग करने वाले थे आज? बताओ बताओ बताओ, रिवीजन कौन सा करने वाले थे? लास्ट टाइम हमने किया था ना एनिमल, सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लिया था ना। डिजीज करना था, तो डिजीजेस करना है। डिजीजेस वाला आ रहा है ना, डिजीज तो है सिलेबस में ना, है ना? हाँ जी, डिजीज वाला करना है। और फर्स्ट टर्म में नहीं है शायद, एक सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, एक बार चेक करो जरा। अच्छा हाँ, मैंने लास्ट टाइम मुझे पूछा था। लास्ट टाइम में क्या क्या है, मैं भी चेक करूँ यार। सॉरी, टर्म फर्स्ट में आ गया ट्वेल्थ वाला। रिप्रोडक्शन 2 3 4 है ना, और जेनेटिक्स 5 6, 2 3 4 5 6 यस सर, है वो ना? डिजीजेस नहीं है शायद। हाँ अच्छा डिजीज नहीं है तो ना 2 3 चैप्टर 2 चैप्टर 3 एंड 4 रिप्रोडक्शन में इन्होंने काउंट कर लिया ना इसको। देखो है ना, है ना, देखो चैप्टर 2 3 4। डिजीजेस वाला चैप्टर आ रहा है फर्स्ट। देखो ना, इसमें दे रखा है, मतलब मेरे पास जो सिलेबस है आप ही लोगों ने भेजा हुआ है, मेरे पास जो सिलेबस है इसमें दिया हुआ है कि जो इवेल्युएशन स्कीम है ना, उसमें टर्म फर्स्ट में रिप्रोडक्शन चैप्टर 2 3 और 4। तो 2 तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है ना, 3 हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और 4 हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये तो है। यस सर, ये और है। दूसरा दे रखा है चैप्टर 5 और 6 है ना, तो यस वो हो गया सर। हमारे जेनेटिक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं इसको। मुझे लगा कि आज तुम लोगों का रिवीजन नहीं है, मुझे ऐसा लगा आज उन लोगों का रिवीजन है, फिर मुझे पता लगा नहीं तुम इन लोगों का रिवीजन है। चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ जाओ सबसे पहले। अब देखते हैं इसमें क्या है, दो चैप्टर करते हैं। सर एक डाउट था, मैं वो माइक्रोब्स वाला चैप्टर पढ़ रही थी ना, तो आपने वो एंजाइम के बारे में बताया था, वो आप एक बार वापस बता दोगे? रेनेट हाँ वाला जो था, वो एक्चुअली में चीज में डलता है? हाँ 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 हाँ, हाँ, चीज में डलता है। तो उसके पेट का वो कैसे निकालते होंगे, मतलब वो मेरे को समझ नहीं आया। वो एक्चुअली क्या है ना, देखो स्टमक में इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं, सका सेंट्रिकस है ना, तो यस सर। इंजेक्शन के थ्रू पेट से निकाल लेते होंगे। ऐसे निकालते होंगे, ये एक तरीका है। इंजेक्शन के थ्रू पेट से निकाल लेते होंगे और रेनेट बनाते होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जिस लेवल पे चीज प्रोड्यूस होता है ना, देखो बेकरी जो इंडस्ट्री है, हम आप बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, किस पे बेस्ड है पूरी बेकरी इंडस्ट्री? ईस्ट पे, है कि नहीं? यस सर। लेकिन ये बताओ कितने लोग ईस्ट यूज करते हैं? आप बड़े ब्रांड छोड़ दो, है ना, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको आप छोड़ दो, उसके अलावा बेकरी में कितने लोग यूज करते हैं? मुझे लगता है कि शायद ही कोई यूज करता होगा। तो बाकी क्योंकि इतने लार्ज स्केल में ईस्ट के थ्रू प्रोसेस स्लो होता है, इतने लार्ज स्केल में बनाया नहीं जा सकता, तो बाकी लोग सब क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा यूज करते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो सेम थिंग इज विद दिस चीज मेकिंग इंडस्ट्री। तो जो लोग, अब जो चीज आप जैसे वो सब स्विस चीज वगैरह वो होती है ना, जो बड़े ब्रांड के चीज वगैरह आते हैं, उनको जो आप लेते होगे वो सब रेनेट्स ही बने होते हैं। लेकिन बाकी जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं, ये अमूल अमूल ये सब जो चीज वगैरह, ये सब रेनेट टेबलेट नहीं यूज करते होंगे, ये सब केमिकल से यूज करते होंगे, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे काम कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बट मतलब ऐसा यूज होता है, ये चीज मैं आपको बता रहा था। अब देखो, तो स्टार्ट किया जाए, है ना, पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल मेजर वाला पार्ट। ठीक है,
एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो बैरियर्स, डायाफ्राम, वॉल्ट। अच्छा, अब जो आपको ध्यान में रखना है वो आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, है ना। आईयूडीज आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। अच्छा, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये ध्यान में रखना है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। देखो अब रिटन के लिए तो आ ही नहीं रहा, जब रिटन वाला आता था तो भी आप देखोगे कि बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी से, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया। रिटन में नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन किसी और तरह से आएगा, ठीक है, कि कौन सी ट्यूब को बाइंड करते, परमानेंट करते हैं या टेम्परेरी करते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जैसे सर्विकल कप्स पूछे जाते थे, डायाफ्राम्स पूछा गया, वॉल्ट पूछा गया, कई बार पूछा गया। आप देखोगे ये बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, 2-2 मार्कर क्वेश्चन, है ना। अब इस बारी क्या है कि आपको लिखना तो होगा नहीं, है ना, एमसीक्यूज ही होंगे टर्म 1 में तो नहीं, क्या जी, बोलो, एमसीक्यूज तो होंगे ना टर्म 1 यस सर। में, है ना। तो एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको आईयूडीज याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे इसमें, फिंगर टिप में, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। देखो पहले आईयूडीज में देखो, कोई डाउट हो बताओ, देखते हो, साथ में रखो एनसीईआरटी, और जो भी नोट्स है वो भी साथ में रखो, है ना। एनसीईआरटी मेरे साथ में है और आप भी एनसीईआरटी साथ में रखो, देखते जाओ, किसी में भी कोई डाउट हो मैं आपको बताता चलूंगा साथ के साथ। चलो स्टार्ट करो, देखना, मैंने भी आपके साथ ओपन किया हुआ एनसीईआरटी और बुक भी ओपन कर रखी है। कोई डाउट नहीं आईयूडीज में? होगा सर, ये चैप्टर पढ़ा नहीं अभी अच्छे से। ओ, छोटा लगता है तो छोड़ दिया था मैंने। नहीं नहीं नहीं, छोटा मत समझना, ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इसमें एक क्वेश्चन ये है ना, मल्टी डॉट 375, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ कि सीआरडीआई लखनऊ ने जो बनाया हुआ था ना, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना, तो उसका कॉम्पोजिशन भी पूछा जा चुका है। और ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पूछे हुए क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन ये मेडिकल में पूछे हुए हैं उनको तो जरूर से पढ़ के जाना, क्योंकि ये टीचर लोग जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे ये ऐसे ही कोई हाँ। बुकलेट उठा लेंगे, है ना, हाँ उन्हीं सर, से घुमाए बनाएंगे। हुए क्वेश्चन आए थे इस बार, मेरे पेपर में भी घुमा कर दिया था। हाँ, तो वो पुराने जो मेडिकल के क्वेश्चन है ना, जिनको क्या मेडिकल में आने की जिनकी उम्मीद नहीं है, बट वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये पैटर्न चेंज करने का पर्पस भी यही है सीबीएसई का, कि आपको बच्चे को मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए स्कूल के लेवल पे, है ना। तो देखो बर्थ कंट्रोल वाले में ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं, इससे तो नहीं आएगा। नेचुरल मेथड, टेम्परेरी मेथड, हाँ देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था, आपको याद होगा। कहाँ गया? अच्छा, जैसे स्पर्मिसाइड्स, है ना, स्पर्मिसाइड क्या होती है, मैंने आपको लिखाया था कि एक डेल्फॉन होती है, डेल्फॉन स्पर्मिसाइड्स में, स्पर्मिसाइड्स, है ना। तो स्पर्मिसाइड्स जो स्पर्म को मार दे, डेल्फॉन होती है ना। तो डेल्फॉन क्या है, एक केमिकल स्पर्मिसाइड है, ठीक है। यस सर। और नोनोजाइलोन, एक नोनोजाइलोन है, नोनोजाइलोन आप देखोगे मैं आपको लिखवा चुका हूँ, नोनोजाइलोन, है ना, ये स्पर्मिसाइड है। यस सर, डेल्फ अब डेल्फ क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन एक जो पूछा गया था, मैंने आपको बताया था, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये स्पर्मिसाइड है ना। ये पूछे जा सकते हैं, ये इसमें लैक्टिक पूछा हुआ है, सिट्रिक पूछा हुआ, बोरिक, तीनों पूछे अलग अलग टाइम, है ना। तो तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये याद रखना, स्पर्मिसाइड में ये होंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। और जो दूसरा मैं बता रहा था, हाँ, डायाफ्राम, सर्विकल कप्स, वॉल्ट, है ना, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन से इससे रिटन क्वेश्चन बनता है, इससे एमसीक्यू बनने की बिल्कुल चांसेस नहीं। फिर आगे आपको मैंने आपको बताया कि आईयूडी से आपको क्वेश्चन आएंगे, है ना, आईयूडी से, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, है ना, जिनको कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता हो उनको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या आईयूडीज कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि
नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सी, इस टाइप के क्वेश्चन नॉन मेडिकेटेड। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की जब हम बात करते हैं तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में आपकी आ जाती है लिप्स लूप, है ना, ये पूछा जाएगा। लिप्स लूप एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है ना। और दूसरा आ गई कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, दूसरी टाइप की मैंने आपको बताई थी। ये क्या करती है, कॉपर के आयन रिलीज करती है ना। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, ये कॉपर के, तो ये क्या करती है, लिप्स लूप वगैरह ये स्पर्म को एंट्री नहीं करने देती है ना। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या होती है, ये जैसे कॉपर टी इनमें से हो गया, एक इसका एग्जांपल क्या है, CuT बोलते हैं, कॉपर टी इसको बोलते हैं, है ना। दूसरा होगा Cu7। अब इसमें नीट में क्या पूछा हुआ था, मल्टी डोट 375 क्या है ना। तो ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी थी एक, ये इसका आंसर था। तो एक यस और है, सर, कॉपर रिलीजिंग। हाँ, मल्टी लोड 375, है ना। ये क्या करती है, कॉपर के आयन रिलीज करती है, उन कॉपर के आयन के रिलीज होने से स्पर्म की डेथ हो जाती है। इस तरह से ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्रिवेंट करती है ना। और कॉपर टी मैंने आपको बता दिया। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, सिंपल सी बात है, वो हार्मोन रिलीज करती हैं जो कि सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है। अब इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कैसे फंक्शन करती है ना। तो तीसरा मैंने आपको बताया था हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं, दे टर्न सर्विक्स हॉस्टाइल, दे टर्न सर्विक्स हॉस्टाइल। तो जिसकी वजह से हॉस्ट सर्विक्स के पास में ही आके स्पर्म की डेथ हो जाएगी, हार्मोन उसको मार देंगे, है ना, जिसकी वजह से वो अंदर एंटर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या कॉम्पोजिशन होता है, दैट कैन बी क्वेश्चन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देख लिया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में, है ना, जो पिल्स होती हैं तो उनमें कौन कौन सा कॉम्पोजिशन होता है। दे चेक द एवोल्यूशन बाय इनहिबिशन ऑफ एफएसएच। तो वो क्या करती हैं, ऐसे याद रखो, दे इनहिबिट एफएसएच। अब आपको रिवीजन के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, दे इनहिबिट एफएसएच। तो एफएसएच को, तो जब ये एफएसएच नहीं निकलेगा तो फॉलिकल से एग रिलीज होगा ही नहीं, है ना। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं रिलीज होगा, फॉलिकल से एग नहीं मैच्योर नहीं होगा और रिलीज नहीं होगा, तो जिससे चांसेस होंगे ही नहीं फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। और किसको चाहिए, इनहिबिट एफएसएच एंड एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं रिलीज होगा, ठीक है, जिससे एवोल्यूशन नहीं होने पाएगा, ठीक। तो पहला काम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, दे इनहिबिट एफएसएच एंड एलएच, जिससे कि ओवुलेशन को प्रिवेंट करना, है ना। जिससे क्या होगा, नो ओवुलेशन, तो ओवा को रिलीज करने से ही रोक दिया गया, ठीक है। और एक और चीज, एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक मिनी पिल होती है, वो क्या चीज होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मिनी पिल। मिनी पिल में होता है, इसका कॉम्पोजिशन है, क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एरोन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, है ना। तो इसमें प्रोजेस्टेरोन, फिर मैंने आपको एक बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये बॉडी है, हाँ सहेली, ठीक है, सहेली का क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है, इसी से क्वेश्चन है, इसमें क्या है, नॉन स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल क्या है, नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन है इसमें, नाम क्या है उसका, सेंट क्रोमन कहते हैं, राइट, सेंट क्रोमन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको बनाया किसने था, CDRI लखनऊ। ये क्वेश्चन 2 बार नीट पे आया है, फिर से भी आ सकता है। CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको बनाया था, ठीक है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, हाँ, दूसरा आप एक चीज देखोगे क्या, ये तो आपको क्लियर भी होगा, ट्यूबिक्टोमी वैसेक्टोमी, क्लियर है ना। यस सर, परमानेंट मेथड। हाँ, परमानेंट मेथड।
तो सिंपल क्वेश्चन अगर आएगा ऐसे ही आएगा, डिपेंड करता है अब आपके टीचर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। वैसेक्टोमी है ना, ये हो सकता है क्वेश्चन, ये रिटन में आते थे, है ना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। मैंने आपको बताया था कि एमटीपी से क्वेश्चन खूब नीट में पूछा गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एबॉर्शन बोलते हैं अपन नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कब किया एमटीपी को? 1971 में, 1971। राइट, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1971, है ना। तो आज की डेट में क्या चीज बैन है इसके अंडर में? एमिनोसेंटियासिस बैन है। एमिनोसेंटियासिस में एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करते हैं और प्रोटीन से सेक्स का, ठीक है, पता लगा लेते हैं कि मेल है या फीमेल है। तो एमिनोसेंटियासिस पूरी बैन नहीं है। एमिनोसेंटियासिस में हम क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, उससे प्रोटीन को निकालते हैं, प्रोटीन से बच्चे की हेल्थ, डिजीज या किसी तरह का मेल फंक्शन, इसको हम चेक करते हैं। तो हेल्थ, डिजीज या मेल फंक्शन तो चेक करना लीगल है, लेकिन सेक्स डिटेक्ट करना दैट इज कंप्लीटली इलीगल। ये सर तो जेंडर कैसे पता चलता है उसमें? वो फ्लूइड निकालने में पता चल जाता है? हाँ बिल्कुल पता लग जाता है। और कैसे पता लगता है कि बच्चा मेल या फीमेल? फॉरेन में तो अभी भी बता देते हैं। हाँ, वहाँ पहले बता देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी पहले बता देते थे, इंडिया में भी पहले ही बता देते थे, लेकिन अभी इंडिया में वो बैन हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है ना, देखो, जो मेल फीटस होता है और फीमेल फीटस, है ना, समझो बात को। अब आप, मैंने, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एवरी फीमेल बेबी बोर्न विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द एग, याद है ना। यस सर, 60,000 था ना कुछ? राइट, वेरी गुड। 60,000 अप्रोक्सीमेटली स्टॉक के साथ वो बॉर्न होती है। तो यस एग का सर। फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कि उसमें ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो जितने भी सेक्स हार्मोन है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो हम जो हार्मोन का एक्सक्रीशन होता है, तो अब क्या होता है, हमारी आपकी बॉडी में भी हार्मोन्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर फिल्टर आउट होकर निकलते हैं, वो यूरिन के थ्रू निकलते हैं, है ना। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल से डिटेक्ट किया जा सकता है कि यूरिन से कि फीमेल का है, मेल का है, क्वाइट पॉसिबल, है ना। यस सर। सेम वे ऐसे होता है कि अम्यूनिटिक फ्लूइड क्या होता है? अम्यूनिटिक फ्लूइड वो फ्लूइड है जिससे जो इन्फेंट है वो एक्सचेंज कर रहा है मटेरियल का, है ना। वो बेनिफिशियल चीजें ले रहा है डिफ्यूजन के थ्रू और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा है, फिर वो मदर की बॉडी के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो अब उसमें जो मेल या फीमेल है उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल इकट्ठा है, उस एक्सक्रीटरी मटेरियल से, उन हार्मोन से डिटेक्ट कर लिया जाता है कि मेल बेबी है, फीमेल बेबी। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ एमिनेशन। समझ आया? यस सर। दैट्स हाउ दे डिटेक्ट। ये हो गया, ठीक है। तो आपको ये एमटीपी याद रखना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कुछ चीजें और, गिफ्ट जिफ्ट वगैरह ऐसा बताया था, याद ना। अच्छा, यस सर। एसटीडी याद रखना, इनमें से कौन सी स्टडी है, कौन सी स्टडी नहीं, या कौन स्टडी किससे होती है। तो एसटीडी में याद करो, आप अपना नोट्स देखो, मैंने आपको लिखाया होगा एचआईवी, लिखा है ना, किससे होता है? यस सर। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है। गोनोरोइया लिखाया है। यस सर। हेपेटाइटिस। हाँ, सिफेलिसिस, यस सर। ठीक है। और हेपेटाइटिस बी लिखाया होगा, है ना। और स्कैबीज, हाँ सर। ठीक है। इतनी डिजीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि इनसे होती है, ठीक है। ओके, एसटीडीज को ही वेनरल डिजीज भी बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज भी बोलते हैं, आरटीआई भी बोलते हैं, ये भी मैंने बता रखा है ना। जो आपके पास ना हो आप बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं इनफर्टिलिटी वाले पार्ट में। तो मैंने आपको बताया था कि एआरटी, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पार्ट इन मेडिकल एग्जामिनेशन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इस चैप्टर से एआरटी वाले। तो एआरटी है असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब कि ह्यूमन बर्थ रेट में, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, किसी भी चाइल्ड के बर्थ में, तो बहुत सारे आज की डेट में धीरे 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 जितने सारे कपल्स हैं उनमें इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे कंट्री में, हम सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहे हैं, आप तो बोलोगे सर इस पे जरूरत क्या है, ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन, बढ़िया ही तो है ना। लेकिन हम सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव बात नहीं कर सकते, पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव बात करो। देखो, सिंगापुर में बर्थ रेट क्या है? नेगेटिव। एआरटी आपके कंट्री में जरूरत नहीं, बट इट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। जर्मनी नेगेटिव, बहुत सारे कंट्री,
तो बहुत सारे कंट्री में क्या है, अब रीजन क्या है, लाइक हायर एज ऑफ मैरिज सिंगापुर टाइप के कंट्री में, ठीक है। तो एग फर्टिलाइज हो ही नहीं पा रहा, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ इशू, लाइफ स्टाइल, ठीक है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। तो वहां पर क्या है, जहां पे चाइल्ड बर्थ रेट बहुत कम है, या इवन इन इंडिया जैसे कंट्री में इट इज, तो वहां पर जब टेक्नोलॉजी हेल्प करे रिप्रोडक्शन में, मतलब फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं ART, है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो मैंने आपको सबसे पहले चीज बताई थी, सबसे पहले आपने पढ़ा था टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, याद आया? यस सर। क्या होता है? सर IVF या तो जाइगोट ट्रांसफर भी हो सकता है या फिर एम्ब्रियो एम्ब्रियो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरा था गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गिफ्ट, है ना। तो देखो गिफ्ट में क्या था, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। जुआरिया देखते हैं ना, जहां जहां नहीं समझ में आया बिल्कुल पूछना, ठीक है। तो देखो, यस। तो गैमीट यहीं से बात में हेडिंग से अपन को समझ में आ रहा है कि इसका मतलब गैमीट ट्रांसफर, इंट्रा फेलोपियन मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर तक गैमीट ट्रांसफर किया जा रहा है ना। तो अब यहाँ पर जिफ्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताओ कौन बताएगा, जिफ्ट कौन बताएगा? सर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें जाइगोट सर जब वो 8 ब्लास्टोमा वाला होता है वो यही है ना। अच्छा एक बात बताओ, चलो यहाँ पर जिफ्ट में हम लोग ये एक फीमेल का ही होगा या किसी और का भी हो सकता है? सर एक्चुअल मध्ये या डोनर। तो देखो उसका भी हो सकता है, नॉर्मली ये कब होता है, तो नॉर्मली उसका होता नहीं है, जिफ्ट में नहीं होता, क्यों? जिफ्ट किया ही उनके लिए जाता है जहां पे फीमेल एग को ओव्यूलेट नहीं कर पा रही, ठीक है, तो नेचुरली नहीं कर पा रही, समझो मेरी बात। तो जब नेचुरली नहीं कर पा रही है ना, तो उसी का हो सकता है या किसी और, अब उसी का कैसे हो सकता है जब नेचुरली नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, लो ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा, तो हमने क्या किया, उसी फीमेल को हार्मोन्स के इंजेक्शन देके सुपर ओव्यूलेशन कराया, और उसी का क्या किया, एग निकाल, ठीक है ना। या फिर अब वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही, तो हमने क्या किया, अब डोनर को बुलाया, डोनर को सुपर ओव्यूलेट कराया और डोनर से एग निकाल लिया। एग निकाल के अब क्या है, यहां कंडीशन ये है कि या तो वो ओव्यूलेट नहीं कर पा रही या एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। तो कुल मिलाकर के जिफ्ट उन्हीं के लिए होता है जिन फीमेल्स में एग ओव्यूलेट करके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी नहीं। तो किसी नॉर्मली किसी डोनर से एग ले लिया, ले करके फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर दिया। यहां पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो नेचुरल हो रहा है, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है भाई? तो सर जिफ्ट वाले में डोनर की जरूरत ज्यादा पड़ती है मतलब। राइट, क्योंकि कुल और मिला, जो जाइगोट वाला होता है उसमें एक्चुअल मदर भी वो कर सकती है खुद ही से। तो उसमें क्या है ना कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कराना पड़ेगा अपन को, और फिर जाइगोट को इम्प्लांट करते हैं। राइट, ठीक है। ओके हाँ तो समझ आ गिफ्ट वाले में गैमीट रखेंगे और जिफ्ट वाले में जाइगोट रखेंगे, है ना। यस सर। आप ICSI है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI क्या है बताओ भाई? IVF जिसको आप बोलते हो, है ना, देखो समझो, यहीं से सरोगेसी। हेडिंग से ही पकड़ो, देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, तो हमने क्या किया, साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर, किसके, ऑब्वियसली एग के ही किया होगा, वही इतना लार्ज सेल होती है, तो एग के अंदर हमने हमने क्या किया, ओव्यूल निकाल लिया, एग निकाल लिया, और हमने एग के अंदर ही स्पर्म का इंजेक्शन करा दिया, ठीक है। इस टेक्निक में हमने क्या किया, एग ले लिया, एग के अंदर ही जो स्पर्म के न्यूक्लियस को फ्यूज करा दिया, बाहर जाइगोट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, या तो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो उसको जाकर के एक फीमेल में इंप्लांट कर, ठीक है। तो ICS में क्या होता है,
पहले हमने बाहर फ्यूजन कराया जिसको आप आईवीएफ बोलते हो, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो हमने कहा क्या, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिफ्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो यस आईसीएस सर। में जिफ्ट होगा ही होगा, ठीक है। यस सर। तो या तो इसमें, हाँ इसमें जिफ्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ओके, अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो पता है ना? यस सर, आर्टिफिशियल, इसमें हस्बैंड में अनेबल टू इंसेमिनेट होता है ना? राइट राइट। तो हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं, मतलब इसमें फीमेल, इसमें मेल इनकॉम्पिटेंट है ना, और फीमेल कॉम्पिटेंट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एआईटी करेंगे, ठीक है। और इसमें किसी डोनर का भी स्पर्म हो सकता है, ऑलरेडी फ्रोजन स्पर्म भी हो सकते हैं, ठीक। एमिनोसेंटेसिस मैंने आपको बता ही दिया, है ना। अब एमिनोसेंटेसिस कब होती है, कितने वीक में होती है, ये बताओ। सर ये इसमें पहले इंजेक्ट ही करते हैं ना, इसमें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में? हाँ हाँ हाँ, इसमें या तो देखो, जो मेल होता है वो अनेबल टू इंसेमिनेट और हैव वेरी लो स्पर्म काउंट, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। अगर स्पर्म के नंबर कम है या मोटाइल कम है स्पर्म, ठीक है, समझो, नंबर कम है, स्पर्म मोटाइल कम है, या क्वालिटी ही नहीं है एग स्पर्म में फर्टिलाइज करने, है ना, इन तीनों ही कंडीशन में क्या करेंगे कि हम इंसेमिनेट करेंगे, ठीक है। यस सर। कलेक्ट करके फीमेल्स की वेजाइना में इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, या यूट्रस में, किसी में भी। एमिनोसेंटेसिस कब हाँ करते हैं क्वेश्चन, हाँ बताओ, बोलो बेटा। नहीं आपका क्वेश्चन क्या था वो पूछ रही हूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि एमिनोसेंटेसिस कितने वीक में किया जाता है, पोटेंशियल क्वेश्चन है, नीट में भी आ सकता है। नोट कर लो, ये लिखा हुआ होगा, एट अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी 14 to 15 वीक, लिखा होगा मैंने, मुझे लगता है मैंने लिखा है सर, देखो जरा, एट अर्ली एज ऑफ प्रेगनेंसी 14 to 15th वीक, इसको। और एमिनोसेंटेसिस से क्या क्या पता लगता है, डाउन सिंड्रोम पता लग जाता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पता लग जाता है, टर्नर सिंड्रोम पता लग जाता है ना। हम लोगों ने सब सिंड्रोम पढ़ ही रखे हैं, ठीक है। ये था हमारा यस रिप्रोडक्टिव सर। हेल्थ। अब एक बार चेक करो, कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछो। जुआरिया, देखो बेटा, फिर एवोल्यूशन है नहीं आपके सिलेबस में, है ना, से थैंक्स टू गॉड एवोल्यूशन नहीं है। सर टर्म टू में भी नहीं है? टर्म वन में कितने, टर्म वन में नहीं है, टर्म टू में भी नहीं हाँ शायद, सर, यस सर। टर्म टू में भी नहीं, ये सिलेबस में नहीं है, एवोल्यूशन नहीं है आपके, और 2 चैप्टर इकोलॉजी के लिए, है ना। तो अब मामला आता है चैप्टर 5 और चैप्टर 6, है ना। अब जेनेटिक्स स्टार्ट किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स की तरफ से। बहुत क्वेश्चन बनेंगे जेनेटिक्स में, बहुत स्मार्टली इन लोगों ने वो किया हुआ है। देखो आप, मैं आपको बताऊं, आप यहाँ तो यहाँ तक तो नहीं फंसोगे, यहाँ तक कर ले जाओगे, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक पे नहीं फंसोगे। ज्यादा रिवीजन करके जाना इसका, मेंडेलियन का। अगर वो आपको फंसा सकते हैं तो मेंडेलियन में फंसा सकते हैं। मेंडेलियन में कहाँ पे फंसा सकते हैं मैं बताता हूँ। मेंडेलियन में वो आपको फंसा सकते हैं क्रॉसेस में, है ना, क्रॉस होते हैं, तो क्रॉस की प्रैक्टिस यस करके सर। जाना, है ना। पूछ सकता है कि F1 में क्या होगा, जैसे पेडिग्री मैंने समझाई थी, याद है पेडिग्री, अब रिवीजन तो करा ही रहा हूँ एक एक करके, है ना। चलो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, है ना, जितना कर पाते हैं आज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक। अब सबसे पहले कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें करेक्टरिस्टिक क्या क्या थे, याद रखना है आपको, है ना, क्या क्या लिया गया था। ऐसे पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द करेक्टरिस्टिक, है ना।
और विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द आउट ऑफ 7 कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सा था कौन सा नहीं था, एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मेंडल का कौन सा एक्सपेरिमेंट किस लॉ को प्रूव करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अच्छा जैसे आपको मैंने ये बताया था कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको बताया था कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव करता है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मेंडल ने क्या चीज ली थी क्या नहीं ली थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा उसने सीड कोट का शेप लिया था, सीड कोट कलर लिया था, है ना, फ्लावर का कलर लिया था, पॉड का शेप लिया था, पॉड का कलर लिया हुआ था, है ना, पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सिलरी है या एपिकल है, ठीक है, ये लिया हुआ था, हाइट ऑफ प्लांट, ये कैरेक्टरिस्टिक ली थी। तो कौन कैरेक्टर है कौन नहीं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा, किसने क्या डिस्कवर किया, ये स्कूल में पूछा सकता है, ये नीट में तो नहीं आता है, बहुत कम आता है, आता है ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन वो आते हैं जो कुछ रेलेवेंट टाइप के, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस चीज इसमें देखना पड़ेगा कि किसने क्या चीज डिस्कवर किया, है ना। जैसे कि मॉर्गन कौन था, है ना, मॉर्गन ने क्या डिस्कवर किया था, सर क्रोमोसोमल थ्योरी। जीन्स, है ना। ओ हाँ सॉरी सर। मॉर्गन ने कहा था कि जीन्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, ठीक है। जीन्स को तो जॉनसन ने डिस्कवर किया, समझना आपको। क्रोमोसोमल थ्योरी तो देखो सटन एंड बॉबरी ने दी थी, है ना, और सटन एंड बॉबरी ने, ठीक। और क्रोमोसोम्स डिस्कवर करने का काम, क्रोमोसोम को शेप बताने का काम वो वॉल्डेयर का था। शेप उसने बताया कि ऐसा ऐसा क्रोमोसोम होता है, ये वॉल्डेयर ने बताया। उसका जॉनसन ने बताया कि जीन्स होते हैं, जिनमें जीन्स होते हैं, तो जीन्स कैरेक्टरिस्टिक ले जाते हैं। जीन्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, ये बात मॉर्गन ने बताई। ठीक है, देखो मैं क्या कह गया, मैं वो फिर से बता रहा हूँ। मेंडल ने कहा भाई साहब फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो जॉनसन कहता है मेंडल जिसको फैक्टर कह रहा है वो क्या है, जीन है, ठीक है। मॉर्गन कहता है कि जीन कहां पाए जाते हैं, जीन आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। शेप ऑफ, या रादर देन कहें कि क्रोमोसोम कैरेक्टरिस्टिक, क्रोमोसोम खोजा किसने, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम खोजने का काम किसका था, वॉल्डेयर का, ठीक है। अब मेंडल कहता है कि फैक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के जाते हैं। जॉनसन कहता है कि जीन एक दूसरे जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक को लेकर जाते हैं। इसी के बीच में, तो ये तो पूरी बात जेनेटिक्स की हो गई। सेल बायोलॉजी में सटन एंड बोवरी, सटन एंड बोवरी वो क्या कहते हैं, उन्होंने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो उन्होंने कहा कि देखो ये क्रोमोसोम है जो कैरेक्टरिस्टिक को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं। बाद में मॉर्गन ने कहा कि देखो सटन बोवरी भी सही कह रहे हैं, जॉनसन भी सही कह रहा है, मेंडल भी सही कह रहा है। एक्चुअली जॉनसन जिनको जीन कह रहा है वो फैक्टर है, ठीक है, और ये जो जीन्स है ये क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो सटन और बोवरी कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे आते हैं, क्रोमोसोम से आती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक जीन से ही आती है, बात हो। आप समझ आया क्रोनोलॉजी। यस सर। जुआरिया समझ में आ रहा है ना सब कुछ, देखते जाओ। यस सर। देवांशी पूछ लो, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करो, है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा किसने क्या कहा। अब आ जाते हैं आगे। लॉ तो आपको पता ही है, मेंडल का फर्स्ट लॉ कौन है, सेकंड लॉ कौन है, थर्ड लॉ कौन है, और क्रॉस, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, बिल्कुल भाई याद रखिएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस
ज्यादा ध्यान देना है, मोनोहाइब्रिड से पूछाने के क्वेश्चन चांसेस कम है। रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने मैंने रेशियो बताए, टेस्ट एक एक करके बताता था। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था F2 जनरेशन का? 9:3:3:1। राइट, 9:3:3:1, ठीक है। और मोनोहाइब्रिड का F1 का 1:2:1। वेरी गुड। F2 का है 1:2:1, है ना? क्या है, जीनोटिपिक की फिनोटिपिक? सर ये फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, जीनोटिपिक सॉरी, और फिनोटिपिक होता है 3:1। वेरी गुड, 3:1, ठीक है। बस ऐसे याद रखना चाहिए। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का बैक क्रॉस का रेशियो तो अलग अलग होगा। टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है? 1:1, ठीक है, देखना 1:2। सर हाँ, ये मेरे को ना थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है। वो एनसीईआरटी की लाइन है ना कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक ऑल क्रॉस आर बैक नॉट क्रॉस आर टेस्ट नॉट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, है ना? ये पूछा होगा भी क्वेश्चन है इसमें हाँ, आपके बोर्ड में। देखो बताता हूँ, एक मिनट को अभी क्लियर कर। मतलब बैक टेस्ट क्रॉस में हम लोग उसका जीनोटाइप जानने के लिए कि वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस होमोजाइगस, चेक करने के लिए, ठीक है। हाँ, ये इसको देखो चेक करने के लिए हम इसको बार बार क्रॉस करवाते हैं, और बैक क्रॉस में हम हम सेम चेक चीज करने के पाने लिए के बार लिए बार नहीं, इसको एक बार रिवर्स कराते करवाते हैं। हाँ, ये हैं, एक बार कंफ्यूजन कराते ऐसा है थोड़ा दोनों टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में। हैं। एक मिनट रुको, इसमें जेनेटिक्स में मैं डायग्राम निकाल लूं, मैं दिखा देता हूँ, होगा मेरे पास। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट देखो अब देखो टेस्ट क्रॉस है ना, समझो। तो हम टेस्ट क्रॉस में क्या बस यही चेक करना है कि कैपिटल पी स्मॉल पी, है ना? तो यहां पर आप पेरेंट से क्रॉस करा रहे हो, किससे क्रॉस करा रहे हो? पेरेंट्स से। कौन से पेरेंट से? रेसेसिव से करा रहे हो ना, यस सर। ठीक है। तो देखो अब बैक क्रॉस में क्या कराते हो, अगर आपको रेसेसिव, प्योर रेसेसिव पाना है, इकट्ठे करने हैं, तो रेसेसिव से कराओगे। प्योर डोमिनेंट पाने हैं तो डोमिनेंट से कराओगे, यही तो कराओगे ना? यस सर। तो बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं, रेसेसिव वाले से भी कराते हैं और डोमिनेंट वाले से भी कराते हैं। हाँ सर, और टेस्ट क्रॉस में सिर्फ रेसेसिव। राइट, तो वो कह रहा है कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बताओ है कि नहीं? यस सर। है ना? लेकिन ऑल बैक और क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, क्यों? क्योंकि डोमिनेंट वाले से जो हम बैक रिप्रोडक्शन क्रॉस करा रहे हैं वो बैक क्रॉस, नहीं, वो बैक क्रॉस है बट वो टेस्ट बैक क्रॉस क्रॉस है नहीं। लेकिन टेस्ट क्रॉस नहीं है। क्लियर है? यस सर। और टेस्ट क्रॉस हो गया, बैक क्रॉस हो गया। रेशियो मैंने आपको बता ही दिया, 1:1 का चाहे 2:2, एक ही बात है ना? ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, न्यूक्लियस किसने और किसमें डिस्कवर किया, कहां डिस्कवर किया था? नीट में पूछा क्वेश्चन है, न्यूक्लियस किसमें डिस्कवर किया, किस सेल में? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया, और कहा? ऑर्किड की रूट में डिस्कवर किया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, याद रखना। रॉबर्ट ब्राउन, है ना, 1831, और कहां पे डिस्कवर किया न्यूक्लियस को? ऑर्किड रूट। ऑर्किड की रूट में, ठीक है। और क्रोमोसोम वॉल्डेर ने किया, मैंने बता ही दिया, है ना?
सटन एंड बोरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब आपको पॉइंट्स के फॉर्म में पूरा क्लियरली याद रखना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी पूछा आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, देखो कोई डाउट हो पूछो, किसी किसी पॉइंट पे, पॉइंट पढ़ो, एक बार ग्लांस देखो, ग्लांस करो और देखो किसी पॉइंट पे हो तो पूछो, जो मैंने लिखवाया आपको। एक बार क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखिए और पूछिए। नहीं, कोई डाउट नहीं, आगे चला जाए। ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान देना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना, इसमें आप फंस सकते हो, ठीक है, इसलिए सभी पॉइंट एकदम बिल्कुल ध्यान से। चलो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रेशियो बताओ। So 4:0. हाँ भाई, वो तो F1 का है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डोमिनेंट वाला पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाया, तो एक रेड का मैंने व्हाइट से क्रॉस कराया था, ऐसे याद रखो, दिमाग में एकदम बिल्कुल प्रिंट करके रखो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाया। कौन? रेड वाला व्हाइट पे डोमिनेट नहीं कर पाया। फिर क्या हो गया? पिंक हो गया। अब बताओ क्या था रेशियो? 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट, याद आया? Yes, 1:2 1. ऐसे याद रखो, रटो नहीं, समझो चीजों को, समझो, टर्म से तोड़ने की कोशिश करो। याद रखने का सबसे सही तरीका है बायोलॉजी में, टर्म को ब्रेक करके याद करको रखो, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया। किसमें खोजा गया? So Mirabilis jellipa या ऐसा कुछ नाम था ना? राइट, मिराबिलिस जेलेपा, फोरोक्लॉक प्लांट, और दूसरा एंटीराइनम मैजस, जिसको स्नैप ड्रैगन, ये सर्पगंधा कहते हैं। Snapdragon. हाँ, सर्पगंधा कहते हैं, है ना, ठीक है। और एक और एंडालुसियन फाउल, 3 में खोजा गया। चलो, तो ये हो गया इनकम्प्लीट। कोडोमिनेंस बताओ भाई, कोडोमिनेंस, दोनों ही डोमिनेट कर गए, है ना, दोनों ने डोमिनेट करके एक नया कैरेक्टरिस्टिक पैदा कर दिया, ठीक है, समझ गए ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों का ब्लेंड होगा, Yes, sir. वो डोमिनेंस में एक नया कैरेक्टर पैदा हो जाए, है ना। तो रेशियो तो यहाँ पे भी 1:2:1 होगा लेकिन यहाँ पे एक नया कैरेक्टर पैदा होगा, ठीक है। तो जैसे एक ब्लू वाले, सॉरी, एक ब्लैक वाले फाउल को एक व्हाइट वाले फाउल से रिप्रोड्यूस कराया, तो एक तो ब्लैक बना और बाकी जो 2 थे वो बन गए ब्लू, मतलब एक नया कैरेक्टर पैदा हो गया। और तीसरा वाला क्या हो गया? तीसरा वाला क्या हो गया? ब्लैक ही रह गया, है ना। तो यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक 1:2:1 का होगा, ठीक। कोडोमिनेंस में दोनों मिलकर के एक नया कैरेक्टर बनाएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नया कैरेक्टर नहीं बनेगा, जो डोमिनेंट वाला होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी और उसका पावर कम हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल कोडोमिनेंस का ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब बताओ, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में AB ब्लड ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कोडोमिनेंस। बोलो। So codominance. राइट, दैट इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। Yes, sir. मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है? सर थोड़ा कंफ्यूजन है, प्लीटोट्रॉफी ऐसा भी कुछ था ना? राइट, प्लियोट्रॉफी। ये दोनों मल्टीपल मुझे सेम ही एलिलिज्म, लगता है। एक ये इसका उल्टा है मल्टीपल एलिलिज्म। मतलब एक
एलील में बहुत सारे कैरेक्टर दिखते हैं फिर प्लियोट्रॉफी में। वेरी गुड। प्लियोट्रॉफी में एक जीन्स बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करे, उसको बोलेंगे प्लियोट्रॉफी, है ना। मल्टीपल एलिलिज्म में बहुत सारे एलील मिलके एक कैरेक्टर। तो देखो यस सर, गॉट इट। कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, ब्लड ग्रुप अगर लिखा होगा एबीओ किसका एग्जांपल है, एबीओ, है ना। जो अगर आपसे पूछा जाए कि एबीओ किसका एग्जांपल, मल्टीपल एलिलिज्म। राइट, एबीओ मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है ना। और अगर पूछा जाए एबी ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस। डोमिनेंस, है ना। और एओ और बीओ ये किसका है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। क्लियर है भाई सबको। यस सर। ऊपर वाले दो में बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, नंबर ऑफ टाइम बहुत मिस्टेक करते हैं, ध्यान से ऐसे क्वेश्चन ध्यान यस से सर। करना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो 9:7, याद आया। एक जीन दूसरे जीन को कॉम्प्लीमेंट करेगा। सर ये वो वाला है ना जिसमें 9:3:3:1 होना था। कॉम्प्लीमेंट्री में 9:7 आएगा यहाँ पे इसमें रेशियो। तो ये एक्सेप्शन में जाता है। हाँ एक्सेप्शन है, ये सब एक्सेप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करते, ये नहीं कि एक्सेप्शन है। यस सर। तो देखो मैं दिखा देता हूँ क्रॉस आपको, कॉम्प्लीमेंट्री जेनेटिक्स फिर से रिवीजन करना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, यस सर। ये है क्रॉस। देखो यहां पर एक व्हाइट फ्लावर है, तो व्हाइट फ्लावर में क्या है, गैमेट्स क्या है, जीनोटाइप क्या है, कैपिटल सी स्मॉल पी, कैपिटल सी डोमिनेंट है, स्मॉल पी रेसेसिव। दूसरा व्हाइट फ्लावर है स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल, कैपिटल पी कैपिटल। मतलब कि व्हाइट फ्लावर कब बनेंगे, व्हाइट फ्लावर तभी बनेंगे जब जीन होमोजाइगस कंडीशन में हो, या तो कैपिटल सी हो या कैपिटल पी कैपिटल पी। अच्छा एक और चांस है, अगर एक भी कैपिटल पी होगा तो भी व्हाइट होंगे, एक ही कैपिटल सी होगा तो भी व्हाइट होगा। लेकिन अगर इस कैपिटल सी के साथ कोई भी कैपिटल पी आ जाए, एक कैपिटल सी एक कैपिटल पी, तो फ्लावर पर्पल हो जाएंगे। यहां पर भी एक कैपिटल पी एक कैपिटल सी, फ्लावर पर्पल हो जाएंगे। ठीक है देखो, तो चारों कैपिटल में है, पर्पल है, दो कैपिटल सी एक पर्पल, एक कैपिटल सी दो कैपिटल पी। तो यहां पर क्या है, जब दो कैपिटल मतलब दो डोमिनेंट जीन एक साथ आ जाते हैं तो को डोमिनेंस नहीं होता, एक जीन दूसरे जीन को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और एक नया कैरेक्टर पैदा कर रहा है। ऐसे जीन्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। क्लियर है। यस सर। तो रेशियो क्या है 9:7, तो 9 कॉम्प्लीमेंट्री जीन और 7 वाले तो प्रॉपर डोमिनेंट और रिसेसिव को फॉलो कर रहे हैं, तो 9:7 इसका रेशियो है। जुआरिया क्लियर है, देवांशी, यस सर। है ना। तो यहां पर एक जीन दूसरे जीन को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। जब दो कैपिटल जीन एक साथ होंगे तभी वो एक नया कैरेक्टरिस्टिक पैदा करेंगे, अदरवाइज कोई नया कैरेक्टरिस्टिक नहीं पैदा होने, ठीक है। तो ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट। और एक और
सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट आपको ये आपके सिलेबस में है और एपिस्टेसिस है आपके सिलेबस में। एपिस्टेसिस देखो, अब एपिस्टेसिस क्या होता है? एपिस्टेसिस हम कहते हैं कि जब कोई भी एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को हाइड कर दे या मास्क कर दे, छुपा दे, तो एपिस्टेसिस का एक्चुअली लिटरल मीन होता है हाइडिंग और मास्किंग। दैट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। देखो, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक कैपिटल सी है ना। देखो, तो यहां पर ये कैसे हैं, ब्राउन कलर के माउस है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर क्या है कि एक व्हाइट वाला जीन है और एक ब्लैक वाला जीन, लेकिन जब दोनों जीन एक साथ होते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को हाइड कर देता है या मास्क कर देता है, छुपा देता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट कलर के माउस पैदा हो रहे हैं, है ना। अब आप देखो, लेकिन जब दोनों कैपिटल जी नहीं होते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ये अपने असली रूप में आ जाता है। इस वाले में क्या है, कैपिटल सी कैपिटल ए, यहाँ पे कोई भी कैपिटल ए जीन्स नहीं है, तो कैपिटल सी एक्चुअली ब्लैक कलर देने का काम करता है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे चूहे का कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। देखो, कैपिटल सी है, कैपिटल सी है, एक हो चाहे दो कैपिटल सी हो, ब्लैक हो। अब यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल, एक स्मॉल ए एक स्मॉल, तो यहां पर क्या है कि ये जो कैपिटल ए वाला जीन है ये ब्लैक वाले के इफेक्ट को हाइड कर रहा है या मास्क कर रहा है, तो इसको हम एपिस्टैटिक जीन बोल देंगे, और जिसको हाइड करे उसको हाइपोस्टैटिक बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, चार कोई भी नहीं है, मतलब चारों रिसेसिव है, तब भी इसका कलर व्हाइट है, ठीक है। तो अगर यहां पर कैपिटल सी के साथ में एक भी कैपिटल ए जीन आ गया, तो वो क्या करेगा, कैपिटल सी वाले के इफेक्ट को हाइड कर देगा, छुपा देगा या मास्क कर देगा। इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस। बताओ, समझ आया? और रेशियो क्या है, 9:3:4। देखो पहले, क्लियर है? कोई डाउट हो पूछो। लीथल जीन्स जो मार दे, है ना। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। लीथल जीन है ना, जो लीथल होंगे वो पैदा ही नहीं होंगे, मतलब वो जब भी जीनोटाइप आएगा किसी ऑर्गेनिज्म में, वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। देखो, लीथल जीन और सर कंप्लीट लिंकेज भी एक बार समझा देंगे, मतलब पूरा, शॉर्ट में कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं आपको भी समझाता हूँ। अब आपके में डोमिनेंट और रेसिस्टेंट लीथल नहीं, बस जस्ट लीथल जीन है, तो आप बस इतना याद रखिएगा, लीथल जीन क्या होता है। ये रेसेसिव लीथल जीन, देखो, येलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, येलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस करते हैं, कैपिटल वाई प्योर येलो होना चाहिए, लेकिन ये कभी सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो होमोजाइगस डोमिनेंट कभी सर्वाइव नहीं करेगा, या तो होमोजाइगस रिसेसिव सर्वाइव करेगा या हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे ये होमोजाइगस डोमिनेंट जो जीन है ये क्या है, लीथल जीन, ये लीथल। कॉम्बिनेशन लीथल होगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। ठीक है। यस सर। अब देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, कंप्लीट लिंकेज का मतलब दो जीन एक ही क्रोमोसोम में मौजूद है और वो जनरेशन टू जनरेशन एक साथ है, इसको हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरी दादी के हेयर स्ट्रेट थे और आईज ब्लैक थी, है ना, या यूं कहो कि मेरी दादी के हेयर कर्ली थे और आईज ब्लू थी। ठीक है, तो दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम में मौजूद है, वो जनरेशन टू जनरेशन जाएगा। और अगर किसी बंदे के हेयर कर्ली है तो 101% उसकी आईज कैसी होंगी, ब्लू। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि मेरी दादी में के क्रोमोसोम में जो दो जीन थे, ब्लू आईज का और कर्ली हेयर का, वो दोनों जीन आपस में क्या है, लिंक है। और उनमें कैसी लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी कर्ली हेयर और ब्लैक आईज, या कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी ब्लू आईज और स्ट्रेट है। समझ आया? यस सर। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो, ग्रे बॉडी और नॉर्मल विंग, है ना, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग, ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग, ये पढ़ा F1 में, ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग। तो यहां पर देखो, यहाँ पे दोनों पेरेंट, ये अगर किसी बंदे की किसी भी इंसेक्ट की बॉडी ग्रे है तो तय है उसके विंग्स नॉर्मल ही होंगे। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना जिसमें कि ग्रे बॉडी और कैसे वेस्टिजियल विंग्स हो, या ब्लैक बॉडी और नॉर्मल विंग्स हो। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना क्या, नहीं ना। नहीं सर। तो यहाँ पे 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कि नहीं, बताओ। यस सर। F2 जनरेशन में या तो बंदा ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स वाला है, देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, या ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाला है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। कोई भी बंदा हाइब्रिड नहीं बना। ऐसी कंडीशन जब हाइब्रिड का फॉर्मेशन ना हो, है ना, कोई इंटरमीडियरी का फॉर्मेशन ना हो, इस कंडीशन को कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे। रेशियो 50% फिट, मतलब 1:1 रेशियो। ठीक है, तो कंप्लीट लिंकेज वाले जीन एक ही क्रोमोसोम में होते हैं और बहुत पास पास होते हैं, जिससे कि वो सेग्रीगेशन के टाइम पे ना ही अलग होते हैं, ना ही क्रॉसिंग ओवर से अलग होते हैं। तो जो कंप्लीट लिंक्ड जीन होंगे वो बहुत करीब होंगे, एक दूसरे के साथ में होंगे और हमेशा जनरेशन टू जनरेशन साथ ट्रेवल करेंगे, और रेशियो 1:1। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो लिंकेज तक हो गया, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है ना, और क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको याद दिलाना है। तब तक आपको क्या करना है, यस जितने भी सर। क्रॉस हमने रिवाइज करे आप फिर से घर जाकर रिवीज करना, और कहीं डाउट हो फिर से पूछना। ठीक है, यस सर। तो जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मंडे। यस सर। और बताओ, किसी को और कोई हेल्प चाहिए? अनुष्का, जुआरिया, देवांशी, किसी तरह की कोई हेल्प, कोई दिक्कत, कोई मुसीबत, बताओ भाई। नो सर। नहीं, ठीक है। तो पढ़ाई का तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना डिमोटिवेशन चल रहा है कि पढ़ा हुआ भी कुछ याद नहीं होता। ऐसा डिमोटिवेशन क्यों फील हो रहा है, ये बताओ। पता नहीं सर, प्रेशर बहुत है। और मतलब हाफ ईयरली का भी, मतलब पेपर हाफ ईयरली के ठीक गए, प्री बोर्ड में पता नहीं इतने अलग ही पेपर बना दिया, और छुट्टी तक नहीं दी। और फिर मतलब सुनाते हैं, जैसे सुनाता है तो टीचर्स बोलते ही हैं, बट फिर उससे और प्रेशर बन जाता है कि यहाँ स्कूल के पेपरों में ही मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो वहाँ कैसे आएंगे। अरे ये देखना, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जिनको प्री बोर्ड में 70%, 80% आए, लेकिन हमको पता था कि इनके ये बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना। तो रीजन क्या होता है, स्कूल वाले ज्यादा टफ पेपर बना के बच्चों पे प्रेशर बिल्ड करते हैं, जो कि थोड़ी सी गलत चीज है। थोड़ा तो करना चाहिए,
थोड़ा सा मैं इसको अप टू सर्टिफिकेट हाँ सर, इसको वो थोड़ा गलत वे में अफेक्ट होता है बच्चों पे। हाँ उनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, और फिर जब हम ट्राई करते हैं तो आती हुई चीज़ भी नहीं आ पाती फिर मुझे तो। हाँ, वो एक्चुअली क्या और ना, ये लोगों का मैनेजमेंट खराब हो जाता है। बोल्ट उतना ही टाइट करना चाहिए जितने में उसकी चूड़ियाँ मिस ना हो जाए, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो ये टीचर लोग क्या करते हैं, कभी-कभी बोल्ट इतना टाइट कर देते हैं कि चूड़ियाँ ही मिस हो जाती है बच्चे की। तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है? एक लड़की है देवयांशी, है ना? उसके 70% नंबर थे यहाँ की बाल भारती की। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पुराने बच्चे, तो ये बाल भारती नोएडा की थी। उसके पता उसको स्कूल वालों ने कितने नंबर दिए? 70%, 75%, 100 आउट ऑफ 100 उसके बायोलॉजी में थे। 100 आउट ऑफ 100 और बाकियों में भी उसके बढ़िया नंबर थे, अच्छे मार्क्स थे। तो और ऐसे बहुत सारे बच्चे, एक ऑक्सफोर्ड में एक बच्चा था, ऑक्सफोर्ड में वालों ने उसको 60% नंबर दिए। बेचारा बहुत परेशान हो गया और बहुत उसने मेहनत की थी। ऑक्सफोर्ड नोएडा का वो भी अच्छा क्या नाम था उसका? उम, विश्वजीत ऐसे कुछ करके नाम था। तो वो फिर उसके 95% मार्क्स आए बोर्ड में। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होते हैं, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपको स्कूल वालों को लेके नहीं चलना, आपको बोर्ड को फ़ोकस करके चलना है। ठीक है ना? और बोर्ड में फ़ोकस क्या करना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जो टर्म 1 है ना? इसमें कुछ नहीं करना, फिंगर टिप के जो क्वेश्चन्स आए हैं, एग्ज़ाम्पलर के क्वेश्चन फिंगर टिप में दे रखे हैं, पुराने नीट के क्वेश्चन एक बार देख डालो, ठीक है? आपको रट्टा नहीं मारना, देखने से क्या होगा, जब भी उसका सॉल्व कर डालो उसको मतलब। अब उससे क्या होगा कि जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आपको 4 में पता लग जाएगा इसका आंसर क्या था। आंसर आप तो आपको नहीं याद रहेगा, ठीक है? लेकिन जब 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आप 100% टिक करोगे उसको सही, अगर आपने 2 बार रिवीज़न कर रखा है, ठीक है? यस करना सर। नहीं कि इसका आंसर क्या है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर डालो। मान लो मैं पूछता हूँ कि बताओ बताओ मैं आपसे मान लो पूछूं कि चलो अच्छा बताओ कि एडीज मॉस्किटो किसका वेक्टर है, आप नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा आप 100% सही बता दोगे, अगर आपने वो क्वेश्चन 2 बार कर रखा है तो। यस सर। राइट? तो प्रैक्टिस है, रट्टा नहीं मारना, प्रैक्टिस ऐसे करना है, पढ़ डालो, है ना? जैसे 4-5 चैप्टर जो दे रखे हैं, इन पांचों चैप्टर को सॉल्व कर डालो, ठीक है? हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, चिल मारो एकदम। अरे और स्कूल सर स्कूल हम एग्जाम स्कूल स्कूल एग्जाम कुछ नहीं होते यार। हाँ सर, और मुझे एक और चीज़ पूछनी थी। आप ना बीच में यूपीएससी की भी क्लासेस ले रहे थे ना, आपने बताया भी था। तो मैं आपको मतलब एनडीए का भी थोड़ा आइडिया होगा, एनडीए के पेपर्स का। हाँ तो इस बिल्कुल, पूरा बार आइडिया है। हाँ, वो एनडीए इस बार गर्ल्स के लिए भी है, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अपॉर्चुनिटी से छोड़ते नहीं है, पेपर तो हर चीज़ देने चाहिए। बल्कि मेरा एम तो वैसे डॉक्टर बनना ही है, बट तो मैं पूछी थी कि आप मतलब थोड़ा मुझे बता सकते हो, क्योंकि मेरी बिल्कुल, उसकी पूरा बता प्रिपरेशन दूंगा। है नहीं। पूरा बता दूँगा, है ना? ये आप पेपर दे लो, ठीक है ना? एक्चुअली क्या है कि ब मेडिकल के लिए तो मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ और स्टार्टिंग से करीब हो गया मैं खुद में यूपीएससी के मैंने 3 इंटरव्यू दिए आईएएस के और चाणक्य आईएएस का नाम सुना होगा, उसके साथ मैंने पढ़ाया, है ना? यस सर। 4-5 साल। चाणक्य आईएएस वाले वो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ इससे भी बढ़िया, है ना? एनडीए से भी अच्छी। एक होता है इसका, क्या बोलते हैं? मैं भी नाम भूल जाता हूँ। ग्रेजुएशन में ही एक एग्ज़ाम होता है इसका क्या बोलते हैं उसको? लोग उसको असिस्टेंट कमांडेंट भी बोलते हैं। तो उसका एग्ज़ाम जो होता है ना, वो ग्रेजुएशन पे होता है, वो भी बहुत बढ़िया एग्ज़ाम होता है, उसको लड़कियाँ जल्दी निकाल देती हैं, ठीक है? एनडीए वाले में तो लिमिटेड कुछ सीट्स हैं, है ना? अच्छा, और सीडीएस लिमिटेड कह रहे थे आप? नहीं, नहीं सीडीएस नहीं, सीडीएस अलग होता है। अरे मैं अच्छा। उसका अभी नाम क्लिक नहीं कर रहा, यूपीएससी कराती है उसका। वो सबसे अच्छा असिस्टेंट कमांडेंट उसको बोलते हैं नॉर्मली, असिस्टेंट कमांडेंट। वो यूपीएससी की सबसे ईज़ी एंट्री है और अकेला चाणक्य ही उसको करवाता था। तो हम लोग उसके बैच पर आते थे, है ना? तो यूपीएससी का, एनडीए का, सीडीएस का कुछ भी पूछ रहा हूँ, आराम से एग्ज़ाम का बता दूँगा, ठीक है? एनडीए का हाँ, मैं तो बता सर दूँगा। आप अपना कोई टाइम मैनेज करके मुझे बता देना, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक 14th 15th की ऐसी डेट है। कोई दिक्कत नहीं, आप कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे से, है ना? मैं बता दूँगा, ठीक है? ओके सर। चलो एग्ज़ाम बढ़िया से दो, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं हो, बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है? है ना? यस सर। चलो ठीक ठीक। है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय-बाय, ऑल द यस बेस्ट। सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय-बाय, बाय सर। बाय-बाय। वेलकम देवांशी।